मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 की शुरुआत अब होने जा रहा है, तो अंतिम समय में मैं आपको सिर्फ अंतिम गेस प्रश्न का क्लास दे रहा हूं। तो ध्यान से चीजें, बस अब आपको अंतिम समय में क्या करना है कि बस जो भी क्लास जा रहा है उसको ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए, क्योंकि हम लोग का टारगेट है कि जो भी अपने पास मान लीजिए 17 से 18 दिन है लगभग, तो इसमें मैं आपको इतना क्वेश्चन करा दूं कि आप जितना अपने को बनाना है, जैसे 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है या 80 में से 40 या जो जितना सब्जेक्टिव प्रश्न बनाना है उतना हम लोग के क्लास से आ जाए। मतलब कि जो विद्यार्थी कुछ नहीं पढ़े, बचे हुए 17 से 15 दिन जो अपने पास समय है, 15 से 17 दिन, इतना दिन अच्छा से पढ़ ले तो उनका अच्छा रिजल्ट आ जाए। तो इसलिए मुझे जो भी आवश्यक लग रहा है कि जो सब्जेक्टिव प्रश्न इस साल के लिए पेपर में आ सकता है, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसका लगातार क्लासेस जारी है। तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके और एक एक क्लास कीजिएगा। और पूरा इस नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, सब जगह इस चैनल का नाम ज्वाइन करके जरूर सर्च करके ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहां पर हर एक क्लास का अपडेट आपके लिए सेंड कर दिया जाता है। तो आज का क्लास काफी महत्वपूर्ण है। पेन कॉपी उठाइए और मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में रख के और एक एक प्रश्न बारीकी से सीखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके मैथ से सब्जेक्टिव प्रश्न, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का तो तमाम हम लोग क्लासेस कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में सब्जेक्टिव में थ्योरी सीखना भी जरूरी है कि सब्जेक्टिव प्रश्न कैसे आपने को बनाना है। तो मैं आपको 10 ऐसा गेस प्रश्न कराने जा रहा हूं जहां से देखिएगा तमाम प्रश्न आपके परीक्षा में इस साल पेपर में देखने को मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली। देखिए प्रथम और द्वितीय पाली में क्या होता है कि जो भी प्रश्न प्रथम पाली में आता है सेम उसी पैटर्न पे लगभग द्वितीय पाली का प्रश्न रहता है। बस उसमें क्या रहता है कि अंक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 पे लेकर कोई प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 कर देगा। तो मैथ में तो ये चीज थोड़ा मायने करता है कि अंक चेंज हो गया। मैथ में कि जो पैटर्न पे हम लोग प्रश्न यहाँ पे सीखे क्या उस पैटर्न पे आया कि नहीं, तो इसी पैटर्न पे प्रश्न आएगा। तो पेन कॉपी उम्मीद कर रहा हूं आप उठा लिए होंगे, मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में रख दिए होंगे और ध्यान से सीखिएगा। सब्जेक्टिव प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिए कोई विद्यार्थी अगर सब्जेक्टिव प्रश्न बना लेता है तो ऑब्जेक्टिव में तो उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनता है, तो आसानी से चीजें सॉल्व कर लेगा। अब पहला ही प्रश्न देखिए, सब्जेक्टिव में 2 अंक आपका कंप्लीट करा दिया और इस पर देखिएगा कितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है। मतलब कि सब्जेक्टिव अगर आप सीख रहे हैं तो समझिए एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, प्रश्न पढ़िए, आप भी सॉल्व कीजिए, सीखिए। यहां पे क्या करें कि बिंदु युग्म 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन, मतलब कि इसके 2 बिंदु के बीच की दूरी अपने को ज्ञात करना है। तो दूरी कैसे ज्ञात करते हैं? दूरी सूत्र से। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि ये बिंदु है यहाँ पे A और ये बिंदु है B। A का निर्देशांक दिया है सर अपने को 2, 3 और B का निर्देशांक दिया है सर 4 और 1। कह रहा इसके बीच की दूरी निकालिए। तो बीच की दूरी मतलब AB मैं आपसे कहूं तो AB बराबर आप क्या कहेंगे कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये मैंने इतना बना दिया ना, तो ये भी मुझे नहीं तो मुझे लिखना पड़ता कि ये मतलब 2 बिंदु है जिसके निर्देशांक 2, 3, 4 है, इसके बीच की दूरी, और वही चीज मैं बता दिया तो एग्जामिनर को समझ में आ गया अच्छा कि इसी यही तो बातें मतलब कि अपने भाषा में छात्र बना रहा है। तो ये इस तरह बनाइएगा। अब यहां पे देखिएगा मान पुट कर देंगे सर, x2 क्या होता है तो ये अपना x1 है, y1, x2, y2, तो x2 कितना है 4 है, x1 कितना है सर तो x1 देखेंगे तो अपना कितना है यहाँ पे 2 है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 बोलिए तो कहिएगा सर 1 है और अपना y1 3 है। अब यहां पे देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर और यहां पे -2 का होल स्क्वायर, 2 का भी होल स्क्वायर 4 और -2 का भी होल स्क्वायर 4, मतलब सर 8, मतलब कि 2√2 इकाई। इसके बीच की दूरी पूछेगा 2√2 इकाई। आंसर हो गया 2 अंक अपना कंप्लीट। समझ गया? देख लीजिए ध्यान से। अच्छा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इसी तरह आएगा, बस यहाँ पे अंक वगैरह चेंज होगा, बाकी तो ये देखिए ये सब जो पैटर्न है बनाने का वो तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे कोई कहे कि बिंदु युग्म 5, 4, 6, 9 के बीच की दूरी, तो क्या आप नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। तो एक टाइप आपने सीखा जो निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न था। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लगातार चैनल पे क्लासेस जारी है, आपको सब्सक्राइब करके रखना है और क्लासेस करते रहना है। अब दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, इस साल के लिए सबसे एक खोज कर मैं प्रश्न रहा हूं जो पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। कह रहा है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड के परिमाप निकाले। ठीक है, यदि यहां पे चीजें मैं थोड़ा सा इसको यहां पे देखिए, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का परिमाप निकाले यदि त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री है। अब मान लीजिए प्रथम पाली या द्वितीय पाली में यह प्रश्न आ गया, तो जिस पाली में प्रश्न आएगा उसके नेक्स्ट पाली में क्या पूछेगा कि एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का परिमाप निकाले जिसका त्रिज्यखंड का कोण 120 डिग्री है। बात वही है।
तो चीजें यहां पे ध्यान से सीखिएगा। देखिए क्या पूछा है, त्रिज्य खंड का परिमाप। अब आइए यहां पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए मैं एक पिक्चर बना के आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि आखिर में यह कहना क्या चाहता है। ध्यान से सीखिएगा बारीकी से। अब देखिए यहां पे हम लोग एक पिक्चर बनाते हैं और इसको समझते हैं। यहां पे जैसे मैंने एक यहां पे वृत्त बना दिया। अब वृत्त में ये क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मतलब मान लीजिए वृत्त का केंद्र O है, तो ये अपना त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ये जो त्रिज्यखंड का कोण बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। तो यही कह रहा है इस त्रिज्यखंड का क्षेत्र, परिमाप निकालिए, सॉरी परिमाप है। अब इसमें 3 फार्मूला का हम लोग यूज मतलब कि पढ़ते हैं, 3 फार्मूला याद रखिएगा। एक तो आप जानते हैं बउआ टाइप फार्मूला, पूछता अगर चाप की लंबाई बताइए, चाप की लंबाई बताइए, या ये पूछता कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए। तो ये 3 सवाल इससे पूछ सकता है। या ये पूछ रहा है जो कि त्रिज्य खंड का परिमाप बताइए, त्रिज्य खंड का परिमाप बताइए। अब देख लीजिए ध्यान से। देखिए जब भी आपसे पूछे चाप की लंबाई तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, थीटा बटा 360 और 2 पाई आर। ये पूछता त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तब हम लोग फार्मूला का यूज करते थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अपने से पूछा है सर परिमाप, तो परिमाप का क्या होता है 2r और प्लस में पाई आर थीटा और बटा में 180 डिग्री। या इसी को कितना आदमी लिखता है 2r प्लस 2 पाई आर थीटा बटा 360, तो वही बात है। जैसे इसी को मैं लिख दूं कि थीटा बटा 180 पाई आर, तो बात तो वही है, क्योंकि यहां से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, मैंने कटा दिया, चीजें तो वही आप समझ पा रहे हैं। तो ये 3 फार्मूला याद रखिएगा। प्रश्न इसी में अगर यहां पे लिख दे चाप की लंबाई तो इस पे बैठा के निकाल दीजिएगा। ये पूछते कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो इस पे बैठाइएगा। त्रिज्य खंड का परिमाप पूछता तो 2r प्लस पाई आर थीटा बटा में 180 डिग्री हो गया। अब आइए सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा यहां पे हमको क्या दिया है सर, त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर। अच्छा त्रिज्य खंड का कोण प्रश्न में दिया है, त्रिज्य खंड का कोण मतलब कि हमारा थीटा एंगल दिया है सर कितना 60 डिग्री। अब अपने से क्या पूछ रहा है प्रश्न में, तो प्रश्न में देखिए ये प्रश्न में आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बता रहा हूं, इसको ध्यान से सीख लीजिएगा। ये प्रश्न काफी आसान लेकिन पेपर में देखने को मिलेगा। त्रिज्य खंड का परिमाप पूछा है, क्या फॉर्मूला होगा ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए इधर लिख दिया। मैं इसको यहाँ पे घेर दे रहा हूं कि आप इसको ये फॉर्मूला के तौर पे याद रखिएगा। इसका प्रश्न से कोई लेना देना, प्रश्न से हमारा इतना ही से मतलब है। प्रश्न में ये चीज लिखने मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर ये प्रश्न हम सॉल्व करें तो ये नहीं कि प्रश्न में लिखेंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, तो मैंने आपको समझाया। बाकी प्रश्न में इतना सा आपको मतलब रखना है। तो थीटा त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है, तो यहीं पे मैं फॉर्मूला लिख दिया 2r प्लस पाई आर थीटा बटा में 180 डिग्री। अब देखिए 2r तो 2 तो अपना 2 है, r कितना है सर 6 है, पाई कितना है सर 22/7 है, r कितना है अपना 6 है, नीचे 180 है तो रहेगा, ऊपर थीटा हमारा 60 है। अब आइए कटा देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। अब यहां पे देखें तो 6 दूनी में 12, यहां पे देखेंगे सर 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये 3 और 3 से ये 2, मतलब 22 दूनी में 44 बट्टा में 7, इतना बराबर 12 प्लस। आप समझ रहे हैं, यहां पे मैंने कहा कि मान बैठा दिया जो प्रश्न में दिया था, और उसके बाद अब इसको हम लोग कटा रहे हैं तो 44/7, तो 7 छक 42, 7 दूनी 14 और 7 पर 6.25 के अप्रोक्सीमेट आएगा। तो 12 प्लस 6.25 बराबर 18.6, मतलब कि 18, यहां पे देखिएगा फिर से मैं लिख दे रहा हूं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इतना बराबर 12 6 18.25 परिमाप है, तो किसमें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आंसर हो गया। समझ लिए, ध्यान से देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतिम समय में मेरा प्रयास है, मैंने बता दिया कि जो वही प्रश्न में बताऊं कि जो विद्यार्थी कुछ नहीं पढ़े फिर भी इतना चीजें सीख कर जाएं, अभ्यास करके जाएं, तो उनको बनाने भर का प्रश्न जैसे 30 में से लघु उत्तर ये पूछेगा 15 बनाना है, तो हम लोग क्लास रहता कि आप आसानी से 15 बना पाए। तो ये सीखते चलिएगा पेन कॉपी लेकर, इसलिए मैं बताया एक एक चीज सीखिएगा, और जो भी फॉर्मूला इस पर प्रश्न बन सकता है वो भी मैं बताते रहा। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहा है। प्रश्न आपसे कहा है कि इसका कौन सा पद 38 होगा। अब ये प्रश्न आप देख रहे हैं ना,
कि इस पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं बोला कि एक तीर से आप दो शिकार कर रहे हैं, सब्जेक्टिव भी सीख रहे हैं, 2 अंकीय प्रश्न, 5 अंकीय प्रश्न, और अपना ऑब्जेक्टिव इसी में है। ठीक है, तो इसका कौन सा पद 38 है? अब इस पे ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न मिलेगा, सब्जेक्टिव में भी, चाहे आपका किसी भी सिटिंग में एग्जाम हो। ध्यान से सीखिए ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। हम मान ले रहे हैं एपी दिया है, तो पहले तो एपी लिखेंगे क्योंकि सर सब्जेक्टिव बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव रहता तो सीधे प्रश्न को सॉल्व करते। ठीक, तो हमने माना कि, मान लिए, माना कि एपी का एनवा पद 38 है। हम लोग मान लिए कि इस एपी का लिखते जाएंगे तो एन नंबर पे, वही तो अपने को निकालना नहीं मालूम है, लेकिन एन नंबर पे वो पद मिलेगा जो हमारा 38 आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जब ए अर्थात कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं, एनवा पद किस कैसे लिखते हैं, एन बराबर 38 है। एन कैसे निकालते हैं सर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 38 है। अब सर ए कहां से मिलेगा, अब ए कहां से मिलेगा, तो कोई भी एपी दिया रहे तो इसमें मैं आपसे कहूं कि ए बताइए, तो जो पहला पद है, डी मैं पूछूं तो कोई भी दो चीज आप घटा लेंगे तो यहां पे 5 हो जाएगा, बस इतना ही चीज है। एन तो 38 है ही। अब देखिए ए की जगह पर मैं कितना रखूंगा, 3, एन माइनस 1, डी अपना 5 बराबर 38, या 3, सीधे मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। अब यहां पे देखिए ये प्लस में है तो इधर आकर माइनस में, तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 38 माइनस 3, या सर n माइनस 1 बराबर, तो 38 में से 3 जाएगा तो अपना 35, और एक गुना में 5 है तो भाग में, मतलब कि सर 7, मतलब कि अपना 7। अब देखिए यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, एग्जाम में आपको इसके नीचे सॉल्व करना है, या n बराबर सर तो 7 और ये -1 है तो बराबर के इधर आएगा तो +1, मतलब कि 8। अब n मतलब कि हमने निकाला 8, क्या हमसे n पूछा था, नहीं, वो पूछ रहा है कि कौन सा पद 38 होगा। तो हमने माना था कि एपी का nवा पद 38 है, तो हम लोग लिख देंगे इसीलिए इस एपी का nवा पद, मतलब n का मतलब 8वां पद, 8वां पद 38 है। हो गया हमारा आंसर, 2 अंक कंप्लीट। ऑब्जेक्टिव में था तो सीधे 8वां जहां पे रहता आंसर कर देते। चेक करना हो सर हमारा सही है कि नहीं, चेक भी कर सकते हैं। 8वां पद का मतलब a प्लस 7d, a कितना है सर, 3 है। ठीक है, a कितना है, 3 है, 7 तो हमारा 7 है, d कितना है, 5 है, 7 5 35 और 3 38, सही था हमारा आंसर। आगे बढ़ जाएंगे, कोई डाउट नहीं, इस पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव खूब प्रश्न देखने को मिलेगा। ये प्रश्न देख लीजिए कितना शानदार और कई बार पूछा गया, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते चलिएगा भाई, अंतिम समय में वही प्रश्न लेकर आ ही रहा हूं जो सबसे गेस हो और सीधे सीधे पेपर में टकराए। प्रश्न आपसे पूछेगा कि यदि साइन ए बराबर कॉस बी, ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न कई बार पूछा है, पिछले सेट में मैं ही करा रहा तो प्रश्न मिला था आपको ऑब्जेक्टिव में। तो उसमें क्या पूछता है कि साइन ए बराबर कॉस बी, तो ए प्लस बी का मान बताइए, तो 90 डिग्री सर, क्योंकि हम सिद्ध करेंगे, अभी देखेंगे क्यों 90 होता है। ए और बी न्यून कोण है तो सिद्ध करें ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। दो तरीका से सिद्ध कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि साइन ए बराबर मतलब कॉस बी का मान साइन 45 पे और कॉस 45 पे बराबर हो जाता है, तो उससे भी ए 45 बी 45 प्लस बी 90 हो जाएगा। लेकिन दूसरा जो है हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, उससे भी निकाल सकते हैं। तो आइए देखिएगा ध्यान से, साइन ए बराबर कॉस बी, अब कोई भी एक चेंज कर देंगे साइन या कॉस में से, तो साइन ए बराबर कॉस को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का मतलब बी। अब यहां पे मैं लिख भी सकता हूं कि चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। हो गया। अब यहां पे देखिए, या साइन ए बराबर, या यहीं पे हम लोग इसको कटा दे रहे हैं, ज्यादा प्रश्न क्यों बड़ा करें। यहां पे साइन से, यहां पे देख लेंगे, मैं इसको कटा दूं तो यहां पे साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा सर, तो ए बराबर 90 माइनस बी बचा, या ए और माइनस बी है तो इधर प्लस बी बराबर 90, प्रूव्ड हो गया। यही तो लाना था, देखिए तो यही लाना था ना, बिल्कुल ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। समझ गए आप, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े।
कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, अगले क्लास में जरूर जो भी प्रश्न पे डाउट होगा उसको मैं समझा दूंगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, जैसे ही प्रश्न पूछेगा कि साइन ए बराबर कॉस बी तथा ए और बी न्यून कोण है तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक 2 अंकीय प्रश्न प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में छप चुका है, आप समझ जाइए। बस अंक जो है कुछ बदल सकता है, बाकी तो बनाने का तरीका सेम रहेगा। आइए चीजें सीखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए और इसका मौसा बताइए, मतलब कि HCF बताइए। अब देखिए पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो 135 और 225। मैं आपसे कहूं कि इसमें से कौन बड़ा है, आप कहेंगे कि सर 225 बड़ा 135 छोटा है। क्यों मैंने पूछा, ताकि ए बी की आवश्यकता पड़ेगा तो ए बी हम लोग निकाल पाए। तो जो बड़ा होता है वो ए और जो छोटा होता है वो बी। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जब प्रश्न में कह दिया तो उसी से हम लोग चलेंगे। देखिए सब्जेक्टिव है तो एक एक स्टेप का नंबर रहता है, तो सभी चीज जो भी आवश्यक चीज है वो नहीं छोड़ना है, अपने को लिखना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं हम सर कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब a कितना है हमारा 225 है, b कितना है 135। q कहां से मिलेगा सर, तो q का मतलब भागफल, तो भाग देने पे मिलेगा। r का मतलब रिमाइंडर शेषफल, तो वो भी भाग देने पर मिलेगा। आइए मैं भाग देकर आपको चेक करके चीजें यहाँ पे एक बार हम लोग भाग दे रहे हैं। रफ का कार्य यहाँ पे है, रफ मैं लिख दे रहा हूं। अब देखिए किससे भाग देना है सर, 135 से। किसमें भाग देना है, 225 में। एक मर्त में जाएगा 0, यहाँ पे 12 में से 3 जाएगा 9 और कैंसिल। मतलब कि हमारा यहाँ पे क्या मिल गया, तो यहाँ पे हमको मिल गया भागफल 1 और शेषफल 90। और यूक्लिड महोदय ने क्या कहा था कि इस तरह भाग देते जाइए, इसका नाम ही है रिमाइंडर थ्योरम, मतलब शेषफल का अध्ययन करके HCF बताना। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल थ्योरम, शेषफल पर में। अब उन्होंने क्या कहा था कि तब तक भाग देना है। आपने पूछा कि यूक्लिड महोदय कब तक भाग देंगे, तो जब तक भाग देना जब तक शेषफल 0 नहीं प्राप्त हो जाए, और जहां पे शेषफल 0 आ जाए वहीं हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हमने देखा कि अभी शेषफल 0 नहीं आया, तो चूंकि हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया है, इसलिए 135 बराबर 90 गुने। फिर 90 गुने तो 90 में फिर भागफल कहां से मिलेगा, तो यहां से मिलेगा, भागा देंगे 135 में। ठीक है, 135 में एक मर्त में जाएगा 90, यहां पे शेषफल आ जाएगा अपना 45। तो 90 गुने में 1 और प्लस में अपना 45 शेषफल आ गया। फिर हमने क्या देखा कि फिर हमारा r 0 नहीं आया, चूंकि r बराबर नहीं है 0, इसलिए 90 बराबर 45 गुना में 2 प्लस में 0, क्योंकि 45 से हम भाग देते 90 में तो 2 मर्त में जाता 90 हो जाता, कैंसिल, शेषफल 0 बचता। अब चूंकि शेषफल बराबर 0 आ गया तो हमारा HCF मिल गया, इसलिए HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45 आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव में जब भी पूछे आपसे HCF निकालने के लिए तो उसमें चीजें आसान होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या है कि किसी मेथड से बनाइए उसको थोड़ा यूक्लिड से आप कह भी दे। मान लीजिए देखिए ऑब्जेक्टिव में कह रहा है कि 5 और 10 का मौसा बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो वो कैसे चेक करेगा आप यूक्लिड से बनाए, किसी मेथड से आप बनाइए, उसको OMR शीट पे आंसर सही निकल गया, बस मशीन आपको 1 अंक दे देगा। कंप्यूटराइज मशीन से वो चेक होता है, तो उसमें कोई इशू नहीं रहता। लेकिन इसमें जैसे कहेगा, कहे गुणनखंड से तो गुणनखंड से ही बनाना होगा, तभी अंक मिलेगा। यूक्लिड का प्रयोग करने के लिए कहेगा तो यूक्लिड का ही प्रयोग करना होगा। चलिए आगे बढ़ जाए, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है प्रश्न, किसी वलय को बाहरी त्रिज्या, मतलब कोई वलय है, वलय आप समझ रहे हैं, वलय है, उसकी बाहरी त्रिज्या 4 है, भीतरी 3 है, तो उसका क्षेत्रफल। अच्छा यहां से चीजें समझिएगा, मतलब मान लीजिए इस टाइप का एक वलय है, ठीक है। अच्छा यहां पे अब देखिएगा थोड़ा सा, इसको हम लोग यहाँ पे मैं इसको अरेंज कर दूं तो अब ठीक है। ये हमारा मान लीजिए वलय है, समझने के लिए। अरे इसकी भीतरी त्रिज्या 3 है
और यहां पे कह रहा है इसकी बाहरी त्रिज्या पूरा कितना है 4 है, यहां से यहां तक 4 है और ये 3 है। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल। तो वलय क्या होता है, ये थोड़ा वो है वलय है ये वाला एरिया, तो ये पूरा का क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा लेते हैं, तो इसलिए वलय का हम लोग सूत्र पढ़ते हैं। तो मतलब लिख देंगे कि चूंकि वलय की बाहरी त्रिज्या इस पे भी ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो मान ले रहे हैं बाहरी त्रिज्या बड़ा आर है तो बराबर 4 सेंटीमीटर। अच्छा, और प्रश्न में दिया है फिर कि वलय की भीतरी त्रिज्या, तो मान ले रहे हैं भीतरी त्रिज्या छोटा आर है तो 3 दिया है तो 3 सेंटीमीटर। अब अपने से क्या पूछ रहा है कि वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखिए, सारा खेल फार्मूला का है मैथ में, अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप एक लाइन भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो वही पाई आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो पाई बड़ा का आर स्क्वायर माइनस छोटा का आर स्क्वायर, तो ये वलय का सूत्र ही होता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है तो इसी से बनाइएगा, सब्जेक्टिव में भी आएगा तो इसी से, तो ये फार्मूला रट जाइए। पाई अपना पाई है, आप चाहे तो मान भी रख सकते हैं, बट ऐसे प्रश्न में ज्यादातर पाई में ही आंसर रहता है। और बड़ा आर आपका 4 है और छोटा आर 3 है। पाई तो पाई है, 4 का मतलब 16 और 3 का मतलब 9, तो इतना बराबर 7 पाई, ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो पाई का मान भी आप रख सकते थे 22/7, तब 22 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। जैसे आंसर लिखे इस पे भी अंक मिलेगा उस पे भी, समझ गए। फार्मूला मेन था पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर मतलब बाहरी त्रिज्या, और माइनस छोटा भीतरी त्रिज्या मतलब छोटा आर का स्क्वायर, बस ये फार्मूला मेन था। आगे बढ़े अगला प्रश्न, ध्यान से सीखते समझते चलिएगा। अब देख लीजिए यही प्रश्न, इस पे ऑब्जेक्टिव नहीं आए, सब्जेक्टिव नहीं आए एग्जाम में, ऐसा हो सकता है। ध्यान से देखिए, पेन कॉपी लेकर, और जो भी क्लासेज आ रहा है आपके परीक्षा तक एक भी मत छोड़िएगा, क्योंकि अब तो अंतिम समय में मैं आपको बस भले कम क्लासेज दूंगा लेकिन वही प्रश्न बताऊंगा जो पेपर में आप खुद जाएंगे तो एग्जाम में, तो एग्जाम के दिन आप आकर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एक क्लास से कितना प्रश्न टकराया। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करें, ठीक। अब देखिए शून्य, अब यहां पे द्विघात बहुपद क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, शून्य का निकालना है 0 कर देंगे। गुणनखंड विधि का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे बहुपद है तो। अब देखिए, अब यहाँ पे जब गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे तो 15 को हम लोग तोड़ते हैं 3 5 में, और इसको इस रूप में लिखते हैं कि जोड़ने घटाने पे इतना है, गुना भाग करने पे इतना आ जाए। तो आइए लिखते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15 बराबर 0। अब 5 और 3 में जोड़ा तो 8 आ गया, 5 में 3 से गुना भी किया तो 15 आ गया। हो गया चीजें क्लियर। अब यहां मैं क्या करूंगा, x कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 3 प्लस 5 कॉमन लूंगा तो x प्लस फिर अपना 3 बराबर 0, या x प्लस 5 और यहाँ पे x प्लस 3 बराबर 0, या सर x बराबर यहाँ पे प्लस 5 तो इधर कर -5 और प्लस 3 है तो -3। आंसर हमारा मिल गया। क्लियर है। देख लीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें क्या डाउट हो गया तो मैं ऑब्जेक्टिव में भी इस पे काफी प्रश्न आपको सिखा चुका हूं। 8 नंबर प्रश्न भी काफी शानदार है, ध्यान से सीखिएगा। ये प्रश्न देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए आप खुद से। मैथ में क्या होता है कि अपने को घबराना नहीं चाहिए, एक एक जो भी प्रश्न है पहले लाइन बाय लाइन उसको पढ़िए, सीखिए, समझिए, उसके बाद ही उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैथ में एक बिना पढ़े बिना समझे मैथ बनाएंगे तो गलत होगा ही। तो पहले प्रश्न को पढ़िए, सीखिए, आप पढ़िए पहले इसको, और तब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के जीवा की लंबाई, देखिए जीवा की लंबाई 24 है और वृत्त के केंद्र पर जीवा डाला गया है, ठीक है, मतलब जीवा कहाँ है तो केंद्र पर, लंबाई और लंब की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या। कहना क्या चाहता है, पिक्चर से हम लोग समझेंगे तो चीजें और स्पष्ट हो जाएगा। यहां पे देखिए क्या कहना चाहता है कि वृत्त का जीवा की लंबाई 24 है, मतलब मान लीजिए वृत्त का जीवा है तो इसकी लंबाई कितना है 24 है। ये बात एक इसने कहा प्रश्न में। अच्छा, फिर कह रहा है कि यहां से इसके केंद्र से इस पे लंब डालते हैं, तो यहां पे मैं इस तरह इसका बना दे रहा हूं, यहां पे लंब हो गया। तो ये लंब की लंबाई कह रहा है 5 सेंटीमीटर। देख ना लिखा गया है कि लंब की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या है, ओ है तो ये भी त्रिज्या है, मान ले ओ ए भी त्रिज्या है, ओ भी त्रिज्या है। यहाँ पे इसका पी मैं मान लिया, और ये लंब कितना डिग्री कोण बना 90 डिग्री। इधर वाला लेकर चले जाए, इधर वाला बात वही है।
अब हम लोग यहां पे हमने क्या देखा कि चूंकि मतलब कि यहां पे हम लोग लंब की लंबाई, ठीक है, हम लोग लिख दे रहे हैं कि लंब की लंबाई, लंब की लंबाई हमारा कितना है, तो हमारा इसमें लंब कितना है, ओ और पी है, तो ओपी बराबर 24। सॉरी यहां पे कितना है, रुकिए मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं मिटाकर। यहां पे हमारा है 24, लंब की लंबाई 24, थोड़ा वो है 5 है, ध्यान से सीखिएगा, 5 है तो 5 सेंटीमीटर। और इसमें क्या कहा है प्रश्न में, जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, तो जीवा हमारा क्या नाम है, तो ए बी है सर, पूरा ए से बी तक है, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। दो चीजें इसमें दिया है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि चूंकि जो ओपी है, ओपी है वो लंब है किस पे, ए बी पे, ओपी जो है लंब है ए बी पे, तो इसलिए कोण ओ पी बी या ओ पी ए कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। एक त्रिभुज में लेकर चला इस साइड वाला इस साइड लेकर चल, इस साइड बात वही है। अब 90 डिग्री हो गया, मतलब सर हम सीधे लिखेंगे कि इसलिए समकोण त्रिभुज ओ पी बी में, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या उद्देश्य था मेरा, पाइथागोरस प्रमेय पर लेकर जाना था कि दो भुजा मालूम है, तीसरा निकाल सकते हैं। तो एक कर्ण है, ये जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और मतलब कि ये समझ रहे हैं ना, एक कर्ण इसमें मैं आपसे कहूं तो ये कर्ण यही ना होगा, ये 90 के सामने है तो ये वाला कर्ण है हमारा ओबी, और ये लंब है और ये आधार है, तो ओबी बराबर समकोण त्रिभुज ओपी में क्या लिख सकते हैं, ओबी स्क्वायर जो हमारा त्रिज्या है लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हो गया, चीजें क्लियर, यहीं पे लेकर आना था, तो इसलिए मैं इतना ये सब काम किया हूं। अब ओबी तो निकालना ही है, वृत्त की त्रिज्या है, ओपी कितना है सर 5 है, पीबी नहीं मालूम तो मैं कहूंगा सर 12 का स्क्वायर। क्यों मैंने कहा, क्योंकि पीबी बराबर, ये पीबी जो है ये लंब डाला तो इसको दो भागों में बांट रहा है, ए बी बट्टा 2 मतलब कि सर 24 बट्टा 2 मतलब कि 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तुम्हारा प्रश्न बन गया, इतना आप समझ लिए। अब थोड़ा सा मैं इसको नीचे करूंगा और आपको एक एक चीज यहां पे समझाने का प्रयास करता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक, अभी यहां पे देखिएगा, या ओबी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, या ओबी बराबर सर अंडर रूट यहां पे हो जाएगा आपका कितना 1 और 6 और यहां पे 9 बराबर 13 सेंटीमीटर। ओबी क्या था, वृत्त की त्रिज्या, लिख भी सकते थे आप, वृत्त की त्रिज्या कितना है 13 सेंटीमीटर। तो ये प्रश्न काफी शानदार था। इसमें देखिए चाप की लंबाई दिया था 24, ये लंब था तो इसको दो भाग में बांट दिया, तो ये हमारा 12 ए 5। अब ये समकोण बना रहा है तो ये हम मतलब कि आपका पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हमने निकाल दिया। तो इस प्रश्न को एक आध बारी देख लीजिएगा, कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, ये प्रश्न पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है 9 नंबर प्रश्न, ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए छाया हुआ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव का सदाबहार प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। कह रहा है कि इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु का नियामक, मतलब कह रहा है कि ये रेखा खंड है सर ए और बी, ठीक, और यहां पे है -5 और 4 और यहां पे अपना 7 और -8। तो कह रहा है इसके रेखाखंड को मिलाने वाले मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु इसका मान लीजिए P है तो इसका नियामक x y, तो ये क्या होगा, तो चूंकि मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक, नियामक क्या होता है फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बट्टे में 2 और y1 प्लस y2 बट्टे में 2, ये फॉर्मूला कहता है मध्य बिंदु के नियामक का। देख लीजिए, अब मध्य बिंदु का नियामक का जब ये फॉर्मूला हो गया, x1 x2 शुरू के ही प्रश्न में बता दिया था कि x1 y1 x2 y2 है, तो मान बैठाइए -5 x1 और x2 बट्टा में 2, अच्छा y1 तो सर 4 और y2 -8 बट्टा में 2, प्लस माइनस माइनस हो गया। यहां पे देखिए 2 बट्टा में 2 और यहां पे -4 बट्टा में 2, मतलब कि सर 1 और -2, मध्य बिंदु का नियामक कितना हो गया, 1 और -2। चीजें क्लियर है।
आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपका 10 नंबर जो प्रश्न है आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। अब यहां पे देखिए ये आपका HW है, कभी भी क्लास को देखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 और इसका जो भी आंसर होगा वो आंसर मैं देख लूंगा। जब मैं कमेंट हमेशा आपका देखते रहता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन विद्यार्थी इसको सॉल्व किए हैं। आसान सा प्रश्न इसमें मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं कि 16, 28, 36 का HCF। अब इसमें नहीं लिखा यूक्लिड विभाजन, तो आप चाहे तो मतलब कि गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, 16 का निकाल कर 28 का और अपना 36 का, या चाहे तो यूक्लिड जिससे आपको इच्छा हुआ बना सकते हैं। लेकिन ये आपका होमवर्क है और अच्छे विद्यार्थी होमवर्क करते हैं, आप भी अच्छे विद्यार्थी हैं, तो इसका आंसर कभी भी क्लास को देखिए 10 नंबर लिखकर इस तरह आंसर कमेंट कर दीजिएगा, तो आपका होमवर्क है। 10 प्रश्न मैंने आपको सिखाया, 10 नहीं 10 टाइप का प्रश्न मैं सिखाया। अब मैं यही कहूंगा कि चाहे आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी चलाते होंगे तो वहां पे AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम सर्च करके ज्वाइन जरूर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हर एक क्लास का PDF, हर एक क्लास का अपडेट वगैरह सेंड किया जाता है, ताकि कोई भी क्लास आपका नहीं छूटे। तो वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा। डेली शाम में, ऐसे तो काफी वीडियो क्लास में देने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन डेली शाम में 6:30 PM पे लाइव हम लोग मिलते हैं, तो उसमें लाइव क्लास में आप चीजें हम जुड़ सकते हैं और लाइव एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, तो उस समय आप समझ सकते हैं। तो मिलते हैं आज ही शाम में 6:30 PM पे लाइव क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और इन सभी प्रश्नों का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन में ही आपका डिवीजन छुपा हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।